हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं प्रज्ञा गुप्ता आपकी अपनी पाठ्य पुस्तक मंजरी के पाठ 16 क्या निराश हुआ जाए मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक ऐसा पाठ जो लगातार हमें आशावान होने की प्रेरणा देता है, जिसका सार, प्रश्नोत्तर, भाषा अध्ययन हमने बहुत अच्छे से किया। तो आ गए हैं अब हम एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। तो आइए इनको शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में इनके जवाब देते जाएं। आखिरी में क्या करना है वो अब आप समझ चुके हैं। जी हाँ, 100 मूल्यांकन जरूर करें ताकि आपको पता रहे कि ऐसे कितने प्रश्न हैं जो आपसे बहुत अच्छे से बन गए, और अगर बाई चांस कोई ऐसा प्रश्न होता है जो आपसे नहीं बन रहा है तो उसके लिए आप थोड़ी सी पाठ को दोबारा दोहरा लेंगे उसको। तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। फटाफट से उत्तर देते जाइए मेरे साथ साथ। प्रस्तुत पाठ की विधा है। अब इस विधा शब्द का अर्थ मुझे पता है, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, तो आप दीजिए यहाँ पर सही जवाब। इस पाठ की विधा है उपन्यास, कहानी, निबंध या फिर नाटक। ये पाठ क्या है? जी हाँ, आपका जवाब है बिल्कुल सही, ये पाठ एक निबंध है, क्योंकि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की एक निबंध वाली रचना है जिसमें उन्होंने एक विषय को लेकर कि क्या निराश हुआ जाए, इस विषय पर उन्होंने काफी विस्तार से इसका वर्णन किया है, और अंत में वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस दुनिया की निगेटिविटी को छोड़कर, नकारात्मकताओं को छोड़कर हमें सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देना है जो हमें पॉजिटिव बनाती हैं। तो निबंध इसलिए है ये रचना क्योंकि उन्होंने इस विषय पर एक स्वच्छंद रचना लिखी है ना, मतलब स्वतंत्र विचारों को व्यक्त किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। निबंधकार ने इस निबंध में क्या प्रेरणा दी है? अभी अभी आपसे डिस्कस किया तो आपको उत्तर समझ में आई क्या होगा। यहाँ पर पहला विकल्प है आशावान बनने की, स्वस्थ रहने की, ज्ञानवान बनने की या फिर शांत रहने की। अगर देखा जाए तो ये चारों चीजें ही जीवन में बेहद आवश्यक हैं, लेकिन आप तो जानते ही हैं हमें देना है उत्तर पाठ से संबंधित। तो यहाँ पर निबंधकार ने विशेष रूप से हमें इस पाठ में प्रेरणा दी है, जी हाँ, आशावादी रहने की, आशावान बनने की, यानी दिमागी और जीवन की नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए और हमेशा कैसे रहिए, पॉजिटिव रहिए। ऐसे ही नहीं क्या कहा गया है ना कि बी पॉजिटिव, तो हमेशा अच्छा सोचिए, सकारात्मक सोचिए, दूसरों के विषय में भी अच्छा सोचिए, उनकी तारीफों को, उनकी प्रशंसाओं को उजागर कीजिए, और अगर किसी में कोई कमी हमें नजर आती है तो उसको दूर करने का सलाह या सुझाव दीजिए, प्रयास करिए, लेकिन उसे किसी के सामने उजागर मत कीजिए, है ना। तो इस तरीके से हमने ये पाठ देखा। अब हम आगे देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? देखिए, ये जो हमारे साहित्यकार लोग हैं, इन्होंने क्या किया, बहुत महान साहित्य लिखा। ये जो लेखनी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं या आपके हाथ में है, इसकी बहुत विशेष ताकत है। कहने को ये सिर्फ एक इंक पेन है, लेकिन इससे लिखी गई चीजें इतिहास बदल देती हैं। तो यहाँ पर इन्हें जो ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, ये सिर्फ इस लेखनी की ताकत से दिए गए हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसा साहित्य रचा जो जन जन को प्रेरणा देता था। उस समय, जिस समय की ये साहित्यकार लोग हैं, उस समय संचार के साधन इतने अधिक विकसित नहीं थे, तो सिर्फ उनकी लिखे निबंध, उनकी लिखी पुस्तकें, उनके लिखा काव्य साहित्य जो है, उसने जन जन तक प्रेरणा का संदेश पहुंचाया, जीवन जीने की प्रेरणा दी, साथ ही साथ स्वतंत्रता के लिए उन्होंने जागरूक किया। तो ऐसे बहुत सारे उस समय के कार्य हैं जो कि सिर्फ इस लेख और लेखनी के माध्यम से संभव हुए हैं। तभी इन ऐसे महान व्यक्तियों को, जो हमारे साहित्यकार कहे जाते हैं, उनको ये सब जो पुरस्कार दिए गए हैं साहित्य से संबंधित, वो उन्हें उनसे नवाजा गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कौन सा सम्मान दिया गया था। सम्मान है पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या फिर इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है, इन साहित्यकारों को, ये जो महान साहित्यकार हैं, इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। द्विवेदी जी किन विश्वविद्यालयों में विभागाध्यक्ष थे? विश्वविद्यालय का अर्थ होता है यूनिवर्सिटी, और विभागाध्यक्ष दो शब्दों से मिलकर बना है, विभाग और अध्यक्ष, किसी विभाग यानी डिपार्टमेंट का सबसे प्रमुख, ठीक है। तो विभागाध्यक्ष, तो ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष रहे, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में रहे, उपरोक्त दोनों में रहे, या फिर इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, आपका जवाब है बिल्कुल सही, क्योंकि हमने इनका जब लेखक परिचय पढ़ा था तब हमने जाना था कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में ये विभागाध्यक्ष के पद पर इन्होंने कार्य किया था, ठीक है। आगे देखते हैं।
द्विवेदी जी की रचनाओं में किनकी झांकी है? झांकी का अर्थ होता है क्या प्रदर्शित किया है उन्होंने, क्या दिखाया है उन्होंने। तो भारतीय संस्कृति की, जीवन मूल्यों की गहरी झांकी है, उपरोक्त दोनों की है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, ना ये है ना ये है, दोनों की ही नहीं, किसी तीसरे का वर्णन किया गया है। तो आपको पहचानना है यहाँ सही विकल्प, जो कि अब आप पहचान गए होंगे। जी हाँ, उनके जीवन में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों दोनों की झांकी है, इसलिए जो सही उत्तर है वो उपरोक्त दोनों को हम चुनेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है पर्दाफाश करना। हमने इस पाठ में पढ़ा था कि पर्दाफाश करना, जिसे आजकल आप अपनी भाषा में अगर देखें, अपनी अंग्रेजी भाषा में देखें तो स्टिंग ऑपरेशन भी कहा जाता है। समाचार पत्रों में या फिर न्यूज़ चैनल्स पे आप अक्सर देखेंगे इस चीज़ का पर्दाफाश किया गया, इस चीज़ का पर्दाफाश हो गया। तो क्या होता है ये पर्दाफाश? भेद खोलना, पर्दा डालना, पर्दा हटाना, या फिर पर्दे को भी साफ कर देना। तो आपको ढूंढना है सही जवाब, और यकीनन आप पहचान गए होंगे क्योंकि पाठ के अंतर्गत हमने इस मुहावरे पर बात भी की थी। तो पर्दाफाश करने का अर्थ है भेद खोलना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उदाहरण देखना चाहें तो आज मैंने अपने मित्र की करतूतों पर से पर्दाफाश कर दिया, यानी उसके जो राज हैं, भेद हैं, वो सबके सामने खोल दिए। तो इस प्रकार हम बढ़ते हैं और आ गए हैं प्रश्न नंबर 7 पर। निश्चित रूप से आप यहाँ पर सही जवाब दे रहे होंगे, अपने अंकों का मूल्यांकन कर रहे होंगे, और अगर हम 7वें नंबर पर है तो 6 नंबर आपने पा लिए होंगे। बिल्कुल सही कीजिएगा, आज आप अपने शिक्षक स्वयं हैं। बस के खराब होते ही कंडक्टर ने क्या किया? घटना को याद करिए कि बस खराब हो गई थी। जैसे ही बस उस घने सुनसान जंगल में खराब हुई थी, कंडक्टर ने क्या किया था? वह उतरकर भाग गया, वह चिल्लाने लगा, उसने साइकिल उठाई और वह चला गया, या फिर वो बस को ठीक करने लगा। तो याद कीजिए वो घटना का परिणाम। जी हाँ, आपका जवाब है बिल्कुल सही। उसने साइकिल उठाई जो कि बस के ऊपर रखी हुई थी, साइकिल उठाई और बिना किसी से कुछ बोले तेजी से भागता हुआ चला गया। ठीक है, याद आया ना उसने ऐसा क्यों किया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेखक के अनुसार जीवन कष्टकर कब हो जाता है? यहाँ पर कवि, इस पाठ के लेखक ने हमें हमेशा आशावादी होने की प्रेरणा दी है, लेकिन कभी कभी हमारा जीवन कष्टकर हो जाता है अपने स्वयं की गलतियों की वजह से। क्यों हो जाता है? क्योंकि हम जीवन की कद्र नहीं करते, या फिर हम सिर्फ उन्हीं बातों का हिसाब रखते हैं जिसमें हमने धोखा खाया हो, जब हम पढ़ाई नहीं करते, या फिर जब हम लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो फिर यहाँ पर जो चारों आपको विकल्प दिए हैं उसमें एक विकल्प ऐसा है, यदि वो सब पर भारी हो जाए तो पूरा जो जीवन है वो निराशाजनक लगने लगता है। उस समय जीवन जीने की इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। बस हमें ऐसा लगने लगता है हमें संसार में क्यों आए, क्योंकि हमें संसार की कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती, कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, कोई स्थिति या परिस्थिति अच्छी नहीं लगती, और हम पूरे संसार को, पूरी दुनिया को सिर्फ नकारात्मक दृष्टि से देखने लगते हैं। तो ऐसा कौन सा कारण है? जी हाँ, तो जब हम सिर्फ उन्हीं बातों को याद रखते हैं जिसमें धोखा खाया हो, यानी आप जीवन में सिर्फ अपना नेगेटिव पॉइंट को याद रखें, उसने मुझे धोखा दिया था, उसने मुझे ये कहा था, उसने ऐसा कहा था, उसने उस दिन ये कहा था, उसने एक दिन ऐसा सुना था। तो बस हम इन्हीं चीज़ों को अगर हम याद रखेंगे तो ये जो हमारा मस्तिष्क है ये पूरी तरह निगेटिव हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। बजाय हम कुछ अच्छी बातों को याद रखें, निगेटिव बातों को भूलते चले जाएं और सिर्फ सकारात्मक याद रखें, तो जो मानसिक तरंगे हैं हमारी वो सकारात्मकता की ओर कार्य करने लगेंगी, और इस जीवन से खूबसूरत आपको कुछ भी नहीं लगेगा। तो इस जीवन से आपको प्यार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है कि कब हमारा जीवन कष्टकर हो जाता है। तो मेरे इतने लेक्चर से आपको समझ में आ गया होगा कि सही विकल्प कौन सा है। जी हाँ, इसका सही विकल्प है जब हम सिर्फ उन्हीं बातों को याद रखते हैं जिनमें धोखा खाया हो, यानी निगेटिव दिन भर सोचते रहेंगे तो मन, मस्तिष्क, हृदय सब कुछ निगेटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव सोचेंगे तो मेरी तरह खुश रहेंगे, आप अपनी तरह खुश रहेंगे, दूसरों को प्रेरणा दे पाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इस बात को, इस ख्याल को अपने दिमाग में रखते हुए कि हमें जीवन में हमेशा सकारात्मक सोचना है, अच्छा सोचना है, दूसरों के विषय में भी और स्वयं के विषय में भी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 8 नंबर आपके खाते में आ चुके हैं, 9वें नंबर की ओर हम आ चुके हैं। कंडक्टर बच्चे के लिए क्या लेकर आया था? कंडक्टर, जो अभी हमने पिछले कुछ विकल्प में पढ़ा कि साइकिल उठा के भाग गया था बस के खराब होने पर, वह जब लौटा तो अपने हाथ में क्या लेकर आया था?
पानी लेकर आया था, दूध लेकर आया था, चाय लेकर आया था या फिर खिलौने लेकर आया था? जी हाँ, तो परिस्थिति को देखते हुए खिलौने का तो सवाल थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पर इन 3 विकल्प में से कोई एक सही है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यहाँ पर है सही जवाब, दूध लेकर आया था। उसने आते से ही कहा था ना कि पंडित जी बच्चे की हालत देखी नहीं गई, वो भूख से रो रहा था और वहाँ पर मुझे दूध दिख गया तो फिर मैं बच्चे के लिए दूध लेता आया। बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर। मनीषी का अर्थ है साधु, संत, विचारक या फिर समाज सुधारक। तो बता दीजिए जल्दी से इसका सही जवाब कि मनीषी का अर्थ क्या है। बिल्कुल सही है आपका जवाब, तालियां हुई आपकी, क्योंकि मनीषी का सही जवाब है विचारक। आ गए हैं अगले प्रश्न नंबर 11 पर। द्विवेदी जी के प्रमुख ग्रंथ हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जिन ग्रंथों की रचना की है उनके यहाँ पर नाम दिए हुए हैं। अब आपको बताना है इसमें से उनका प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, कुटज, सूर साहित्य या फिर उपरोक्त सभी। तो आप पहले तो इसको ध्यान से देख लीजिए, पहचान लीजिए। और लेखक परिचय के दौरान हमने इन रचनाओं के बारे में पढ़ा था, तो आपको निश्चित रूप से याद होगा कि बाण भट्ट की आत्मकथा, कुटज, सूर साहित्य, ये सभी की सभी हजारी जी की प्रमुख ग्रंथ हैं, रचनाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जवाब होगा उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। ज्यादा बुरी बात क्या मानी गई है? किसी की बुराई में रस लेना। बहुत सारे लोग बैठ के बुराइयां कर रहे हैं, हम भी पहुंच गए, हाँ हाँ ऐसा है, हाँ हाँ ऐसा है, वैसा किया था उसने, तो हम उस निंदा में रस लेने लगे, मजा लेने लगे। या फिर दूसरों को नीचा दिखाना। मान के चलिए कोई व्यक्ति है हमारे आसपास, उसने अगर कुछ भी गलती किया कुछ, तो हमने फौरन उसकी घटनाएं याद करके उसकी कमियां बताकर उसको नीचा दिखा दिया। अच्छाई में उतना रस लेकर उजागर ना करना। हमें किसी की बुराई पता थी, हमने तुरंत फैला दी, लेकिन हमें किसी की अच्छाई पता है और हम उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ज्यादा बुरी बात क्या है। बुरी बात है बुराई में रस लेना, बुरी बात है दूसरों को नीचे दिखाना, बुरी बात है। तो अब इसमें और ज्यादा बुरा क्या है, बुरे से भी बुरा क्या है? जी हाँ, आपका जवाब है बिल्कुल सही, अच्छाई में उतना रस लेकर उजागर ना करना। आप किसी की बुराई में इन्वॉल्व हो वो उतना बुरा नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा बुरा है कि आपको किसी व्यक्ति की अगर पॉजिटिव पॉइंट पता है, उसके सकारात्मक पक्ष को आप जानते हैं, उसकी प्रशंसा की कोई बात आपको पता है और आप उसका कहीं जिक्र भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप ईर्ष्या कर रहे हैं उससे। ऐसे में यही माना जाएगा ना कि आप उससे ईर्ष्या कर रहे हैं, तभी तो आप उसकी अच्छाई को किसी को बता नहीं रहे हैं। बजाय इसके कि बुराई हम जा जा कर बताते हैं, तुम्हें पता है वो ऐसा है, तुमने पता है सुना है वो इसने ऐसा किया, तो ये वाला जो होता है ये ज़्यादा बुरा है। तो इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, किसी की अच्छाई के पक्ष को सबको बताना चाहिए और किसी की बुराई का पक्ष अगर हमें पता है तो उसे हमें अपने हृदय में रखना चाहिए। बताना अच्छी बात है, पर्दाफाश करना अच्छी बात है, जैसा कि हमने इस पाठ में पढ़ा है, लेकिन वो अलग बातें होती हैं। कभी कोई भरोसे से हमें कोई बात बताता है तो हमें वो बात किसी से शेयर नहीं करना है। चलिए आगे देखते हैं। गंतव्य का अर्थ है। गंतव्य का अर्थ होता है, अक्सर आपने सुना होगा जब भी बात सफर या मंजिल की होती है, इस शब्द का प्रयोग हमने सुना है। जहां पहुंच चुके हैं, जहां आपको जाना था आप वहां पर पहुंच चुके हैं, क्या वो गंतव्य है? जहां अभी पहुंचना है, क्या वो गंतव्य है? जहां रुकना है वो गंतव्य है? या फिर जहां जाना ही ना हो वो गंतव्य है? तो जी हाँ, बहुत थोड़ा सा विकल्पों में अंतर है। थोड़ा सा दिमाग पे दीजिए जोर ताकि आप पहचान सकें कि गंतव्य का अर्थ क्या होता है। हमने अनेक शब्दों में भी एक शब्द में इस शब्द को कई बार अपनी व्याकरण में पढ़ा है। तो जी हाँ, आपका सोच और जवाब बिल्कुल सही है। जहाँ हमें पहुँचना है, यानी जो हमारी मंजिल है, जो डेस्टिनेशन हमारा है, वो क्या कहलाता है? वो गंतव्य कहलाता है। हमारा गंतव्य क्या है इस समय? केदारनाथ जाना है। हमारा गंतव्य क्या है? अमरनाथ जाना है अभी हमें। तो आप जहाँ जाने वाले हैं, जहाँ पहुँचना चाहते हैं, वो आपका गंतव्य होता है, मंजिल जिसे आप कहते हैं। लेखक ने रेलवे स्टेशन पर गलती से कितने का नोट दे दिया था?
हमें वो किस्सा याद होगा कि जल्दबाजी में जब वो टिकट ले रहे थे तो उन्होंने जितने का नोट देना था उसके अलावा किसी और रुपए का नोट वहाँ पर दे दिया था। 100 रुपये का, 50 रुपये का, 200 रुपये का या 20 रुपये का। तो आपको देना है इसका सही जवाब। जी हाँ, तो इसका सही जवाब है 100 रुपये का। वहाँ लेखक को 10 रुपये देना थे, लेकिन उन्होंने हबड़ तबड़ में, बहुत जल्दबाजी में, ट्रेन निकलने वाली है, टिकट लेना है, तो उन्होंने 100 का नोट दे दिया था। तो आ गए हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है 15वां प्रश्न। टिकट बाबू ने पैसे कहाँ आकर लौटाए? तो आपको किस्सा पूरा याद आ गया होगा कि जो वो व्यक्ति, जो हमारे लेखक हैं, वो कहाँ पर गए थे टिकट लेने के लिए, कितने का नोट उन्होंने दिया, जो कि अभी हम अपने पूर्व प्रश्न में अभी पढ़ा है। लेकिन टिकट बाबू ने उन्हें कुछ गलत पैसे का लेन देन जो था वो गलत हो गया था। तो टिकट बाबू उन्हें पैसे लौटाने के लिए कहाँ तक गए थे, ये विकल्प आपको अब पहचानना है। लेखक के घर तक पहुंच गए थे देने के लिए, उनके दफ्तर में गए थे, सेकंड क्लास के डिब्बे में, सेकंड क्लास यानी ट्रेन में आपने देखा है ना, अलग अलग क्लास होती हैं, और या फिर सड़क पर ही उन्होंने उनको पैसे लौटा दिए थे। इसका सही जवाब है, बिल्कुल आप सही हैं, सेकंड क्लास के डिब्बे में, क्योंकि जल्दबाजी के दौरान जो हमारे लेखक हैं वो जाकर ट्रेन में बैठ गए थे, जो कि सेकंड क्लास का डिब्बा था। लेकिन कुछ ही देर बाद टिकट बाबू उन्हें चेहरे पहचानते हुए ढूंढते ढूंढते वहां पर आए और उनके हाथ में पैसे वापस लौटाए। इसी बात से लेखक को लगा कि दुनिया कहती है कि भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, लेकिन इस घटना ने उन्हें एहसास कराया कि नहीं, दुनिया में अच्छाई आज भी जिंदा है, ईमानदारी आज भी जिंदा है। तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में किससे प्रार्थना की थी? उन्होंने किसी से प्रार्थना की थी किसी चीज को लेकर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि उन्होंने ये प्रार्थना किससे की थी। जनता से की थी, भगवान से की थी, सरकार से की थी, या फिर अपनी अंतरात्मा से की थी? जी हाँ, आपका जवाब है बिल्कुल सही। कभी भी कोई प्रार्थना जो हम करते हैं वो अपने ईश्वर से करते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम आ गए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि 16 अंक आप जीत चुके हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने अंतिम पड़ाव की ओर, जो कि है प्रश्न 17, और यहाँ से सिर्फ 3 अंकों का फासला है आपके 20 में से 20 अंक लाने में। पैसे लौटाने के बाद टिकट बाबू के चेहरे पर कौन से भाव आ गए थे? देखिए, जब हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं ना, तो हमारा जब हृदय प्रसन्न होता है तो वो प्रसन्नता चेहरे पर दिखाई देती है। ठीक वैसे ही जैसे जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हृदय का जो भय है वो हमारी आंखों और चेहरे पर दिखाई देता है। कई बार अच्छा या बुरा करते समय हमें ऐसा लगता है कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन ये जो आंखें हैं, जो ये हमारा चेहरा है, ईश्वर ने इसे आईने के समान बनाया है। यहाँ पर तुरंत वो भाव प्रकट हो जाता है जो आपके हृदय में है। इसीलिए कहा जाता है ना, खुशी छुपाए नहीं छुपती। तो ठीक ऐसा ही जब वो टिकट बाबू ने वो पैसे लौटाए, उनके हृदय में वो खुशी थी, उनके हृदय में प्रसन्नता थी कि मैंने किसी के गलत पैसे नहीं लिए और मैंने एक ज़रूरतमंद को उसके पैसे लौटा दिए। तो उनके चेहरे पर किस प्रकार के भाव आए? विचित्र संतोष के आए, घमंड के आए कि अरे वाह मैंने एक अच्छा काम कर दिया, एहसान क्या है, देखा मैंने क्या कर दिया, या फिर बदले के भाव आए? तो आपको यहाँ पर उनके हृदय के जो भाव थे, जो उनके उस समय चेहरे पर दिखाई दे रहे थे, वो पहचानना है। तो यहाँ इसका सही जवाब होगा बिल्कुल सही, विचित्र संतोष के, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा कार्य किया था। उस समय की अगर कीमत के हिसाब से हम देखें तो 90 रुपये का अमाउंट बहुत ज़्यादा था। और उन्होंने जब वो पैसे लौटाए तो उन्हें 2 खुशी थी कि एक तो मैंने ईमानदारी का काम किया, और दूसरा वो व्यक्ति भी मुझे मिल गया। अगर वो निकल गए होते, वहाँ से ट्रेन चल दी गई होती, तो शायद उन्हें बहुत अफसोस रह जाता कि मैं किसी के पैसे लौटा नहीं पाया। तो विचित्र संतोष यानी एक अजीब सी खुशी का भाव उनके चेहरे पर था कि अच्छा आप मुझे मिल गए, या आपके पैसे मैं आप ही को ढूंढ रहा था। ठीक, तो आ गए हैं हम इस प्रश्न के साथ साथ प्रश्न 18 पर। भारतवर्ष में किसके संग्रह पर विशेष महत्व नहीं दिया गया है? भौतिक वस्तुओं पे, धन के संग्रह पर, अन्न के संग्रह पर, या पुस्तकों के संग्रह पर? तो भारतवर्ष में, जी हाँ, भौतिक वस्तुओं के संग्रह पर बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि भारत में हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो हमें अक्सर यही सिखाते हैं कि मोह माया है, इसको छोड़िए, यहाँ हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही हम जाने वाले हैं। ये जो संसार की मोह माया आप इकट्ठी कर रहे हो ना, घर में सामान और दुनिया भर की धन संपत्ति चीज़ें, ये सब यही रह जाने वाला है। तो भारतवर्ष में भौतिक वस्तुओं के जो
संग्रह है, इकट्ठा करना है, उसका कलेक्शन है, उस पर कोई खास महत्व नहीं दिया गया है। आप ज्ञान इकट्ठा कीजिए, आप अच्छे कर्म इकट्ठे कीजिए, आप संस्कार इकट्ठे कीजिए, दूसरों के प्रति अच्छे काम करके पुण्य इकट्ठा कीजिए, वो आपके साथ जाएगा। लेकिन ये भौतिक वस्तुएं जो हैं, सुख सुविधाएं, लग्जरीज जिसे हम कहते हैं, ये सब यहीं रह जाने वाली हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। मेरा मन बैठ जाता है, वाक्य में मन बैठ जाने का क्या अर्थ है? एक मुहावरा है ये, मेरा मन बैठ गया। तो यहाँ पर इस मन बैठने का क्या अर्थ है? मन का घबरा जाना, मन का निराश हो जाना, मन का बैठ जाना, या फिर मन का छिप जाना? तो आपको देना है सही जवाब, और आपका जवाब है बिल्कुल सही। मन बैठ जाना मुहावरे का अर्थ होता है हृदय से निराश हो जाना, कुछ मन में निगेटिव भाव आना, या फिर मैं नहीं कर सकता वाली जो फीलिंग होती है वो आ जाना। अंतिम प्रश्न की ओर हम आ गए हैं। 19 में से 19 अंक आप हासिल कर चुके होंगे। अंतिम प्रश्न हुआ आपका, गुणवाचक विशेषण शब्द हैं कायर, मेहनती, डरपोक या फिर उपरोक्त सभी। गुणवाचक विशेषण में एक बार आपको याद दिला देती हूँ, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की किसी गुण या दोष को बताते हैं वे विशेषण शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब वो गुण भी हो सकते हैं या दोष भी हो सकते हैं। गुणवाचक विशेषण से आप ये ना सोचें कि उसमें सिर्फ अच्छे वाले गुण होते हैं। गुण तो गुण होते हैं, फिर वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। तो कायर होना, मेहनती होना, डरपोक होना, यहाँ पर ये 3 प्रकार के गुण हैं। तो अब आप इसमें से बताइए गुणवाचक विशेषण कौन सा है, या फिर ये तीनों सही हैं, यानी उपरोक्त सभी का विकल्प भी आपके पास है। तो जी हाँ, इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। इस प्रकार हम 20 में से 20 विकल्प कर चुके हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपके 20 में से 20 अंक आ गए होंगे। अगर इससे कोई कम अंक आपने हासिल किया है तो पाठ का सार वीडियोस दोबारा देख डालिए, ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट होता है आपके मन मस्तिष्क में तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, उसका शीघ्र निराकरण किया जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए सिर्फ इतना ही नहीं लाया है, ढेर सारे उपहार, खजाना ही खजाना, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको जो जीवन है उसमें सफलता की ऊंचाइयों पर देखना चाहता है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको जो भी सुविधाएं देता है ये पूरी तरह निःशुल्क है, इसका कोई भी कहीं चार्ज आपसे नहीं लिया जाता। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए सिर्फ आपकी पाठ्य पुस्तक ही नहीं, बल्कि सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एनटीएससी, सीयूईटी, ओलंपियाड्स और साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस भी आपको निःशुल्क उपलब्ध कराता है। बुक्स और ई बुक्स के खजाने के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है उसमें जैसे ही क्लिक करेंगे एक गूगल फॉर्म ओपन होगा, फॉर्म को फिल करके सबमिट करेंगे और फॉर्म आएगा हमारे पास। इन्फॉर्मेशन जैसे ही हमें मिलेगी मटेरियल पहुंचेगा ज़रूरी आपके पास। हमसे संपर्क करने के लिए आप सिर्फ इतना ही नहीं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद भी ले सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। अपना उत्साह, उमंग, जोश, जुनून बनाए रखिए और इंतज़ार कीजिए अगले पाठ का। तब तक मिलती हूँ, बाय बाय, खुश रहिएगा।